नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने नई पारी की शुरुआत कर दी। हालांकि वे बीते 2 सालों से बिहार में पसीना बहा रहे हैं और जो 2 साल का उनका संघर्ष या 2 साल की यात्रा रही, उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी थी, तो अपनी जो उनकी जन स्वराज पार्टी को लॉन्च कर दिया है। और पार्टी की लॉन्चिंग के साथ ही उन्होंने जो मनोज भारती, उन्हें इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। और मनोज भारती जी की जो पहचान है वो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं। कई देशों में वो राजदूत के तौर पर रहे हैं, काम किया उन्होंने। और बाकी जो पीके है उनकी अपनी अलग एक पहचान है और वो नेताओं को गढ़ते रहे। ऐसा माना जाता रहा है कि उनको नेताओं को गढ़ना, नेताओं की छवि को चमकाना, पार्टियों को चमकाना, इस तरह की उनकी एक छवि रही। लेकिन साथ साथ वे कई मामलों में उन्हें लेकर विवाद भी रहे हैं। कई बार एक्सपोज होने की बात भी उनकी रही कि एक्सपोज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसमें कहीं उनका हाथ होने की बातें होती नहीं है। माना जाता रहा है कि वो भी उसके पीछे कहीं रहे हैं। और कई सूबों में सरकारों का बनना बिगड़ना, या जो एक होती है कि जिसकी एक पूरी की पूरी हो जाने के सरकार बनने के बाद में लिया जाता है कि हम उसके पीछे कहीं थे हैं, ये भी बातें होती रही, चलती रही। तो अलग अलग स्थिति रही। और अंततः अब जो बिहार में माना जाता रहा है कि एक किसी दल की आवश्यकता है जो लंबा वक्त हो चुका है उस सब के बीच में, तो वही कुछ एक वैक्यूम की जो बात होती रही या होती है, उसको भरने का प्रयास या उस पे कहीं उनके विकल्प बनने की बात, पूरे जब से वो 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने बार बार यही कहा है कि एक जो विकल्प है वो देना था। और अंततः विधिवत उनकी पार्टी लॉन्च हो गई है। और अब सवाल यही हो रहा है कि क्या जो पीके हैं वो बिहार के अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे? क्या बिहार में वो जो वैक्यूम की बात करते रहे हैं, तो क्या उसको कहीं भर पाएंगे? किस दल को फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? और कहा तो ये भी बार बार जाता रहा है कि इनके पीछे जो कुछ है वो दिल्ली है। और दिल्ली में बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे उनका हाथ कहीं देखा या माना जाता है कि ये बी टीम के तौर पर बढ़ रहे हैं। और जो बिहार में जिस तरह की राजनीति रही है, खासकर नीतीश कुमार जिस तरीके से एक पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स छुपी नहीं है। वो बार बार पलटना, पलटी मारना, और बहुत बार हुआ है। और इस बार अभी वो साथ जरूर है, लेकिन जो अंदाज है राजनीति करने का नीतीश कुमार जी का, तो वो है। और लालू प्रसाद जी अपने अंदाज में करते हैं। इसके पीछे तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपना एक बहुत वर्चस्व स्थापित किया है बीते कुछ 2-3 साल के भीतर, 1.5 साल 2 साल के भीतर, तो सब चीजें हैं। इन सब के बीच में ये जो पीके की पार्टी है और खुद पीके हैं, ये क्या कुछ गुल जो बिहार की राजनीति में उसमें खिलेगा, क्या भविष्य होगा? और जो पटना का वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड है, और बहुप्रतीक्षित था कि ऐसा होना है और घोषित था, वो हो गया है, तो क्या कुछ रिपरकेशंस होंगे, क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी? और वो जो मिस्टर भारती हैं वो आईआईटीएन भी हैं और तमाम उनके पीछे है। और वो दलित समुदाय से आते हैं, पीके खुद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं। और जातिगत जो समीकरण है उसके लिए बिहार की राजनीति ख्यात है, कुख्यात है, विख्यात है, तमाम उसको लेकर अलग अलग अलंकरण दिए जाते हैं। तो वो सब कुछ है। तो इन सब के बीच क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, तो आज की जो हमारी डिबेट है हम इसी पर करने जा रहे हैं। मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको जोड़ने का आग्रह मेरे पैनल से करूंगा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बल्कि जुड़े हैं, बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, शानदार और जानदार तरीके से अपनी बात करते हैं, बोलते हैं, देश की जो खबरें हैं, दुनिया की खबरें, उस पर निगाह नजर रखते हैं। संजीव चंदन साहब जो बिहार से भी आते हैं और बाकी देश की राजनीति पे निगाह नजर रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। और हमारे साथी सहयोगी अभिषेक जी हैं, अभिषेक मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, जो बिहार से ही आते हैं, हमारे ब्यूरो प्रमुख हैं। आप उनकी खबरों को निरंतर देखते हैं और उनके भी जो वहां से जो समाचार हैं उनको बहुत हाथों हाथ दिया जाता है। शुरुआत में अभिषेक जी से ही करना चाहूंगा। अभिषेक जी, ये जो हुआ है, जो आज का शो है था, यानी कि पहले तो उस शो के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बाकी हमारे साथ जो है आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और
उसके साथ साथ मैं पहले आप उस पर डालिएगा कि क्या रहा है शुभ के बारे में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं। अभिषेक अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। आज का जो शो है उसको बहुत हिट शो तो नहीं कहा जा सकता। वो उसको आप फ्लॉप शो ही कह सकते हैं, कम से कम हिट नहीं है। प्रशांत किशोर ने जितने जो दावा किया और कहा कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ हमारी पार्टी लॉन्च हो रही है, हमारी पार्टी का स्थापना हो रहा है, लेकिन दावा था कि लाखों लोग जुटेंगे। तो देखिए, जिस वेटनरी पटना के वेटनरी ग्राउंड में, और मैं सुबह गया था ये देखने समझने के लिए कि क्या स्थिति है, मैं कल भी गया था, तो पटना के तैयारी तो बहुत तगड़ी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। व्यवस्था बहुत तगड़ी कर रखी थी प्रशांत किशोर ने, टेंट वगैरह, स्टेज वगैरह सब कुछ, मतलब जिसको कह सकते हैं आपकी बिल्कुल उन्होंने तगड़ी तैयारी कर रखी थी। लेकिन खाली कुर्सियां, खाली कुर्सियों की तस्वीर भी सामने आई है। और उसी मैदान में, जिस मैदान में आज प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, उसी मैदान में जेडीयू का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, भीम संवाद का कार्यक्रम। तो जो भीड़ भीम संवाद में दिखी थी, जो लोग भीम संवाद में जुटे थे, उस तरह से तो ये मैदान भरा नहीं, उस तरह से तो यहाँ जुटान दिखा नहीं। तो ये तो आज के शो की बात हो गई। अब सवाल ऐसा है कि प्रशांत किशोर के पिटारे में क्या है। देखिए, मैंने जो देखा है, समझा है, और बाकी सब लोग हमसे सीनियर है, वो बेहतर बता पाएंगे। बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये हिम्मत दिखा दे कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसी हिम्मत न जेडीयू में है, न भारतीय जनता पार्टी में है। किसी भी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़े। अब प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंट हैं या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है? ये ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है या कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ लेंगे और जो तिलिस्म है बिहार में स्थापित पार्टियों का, उसको तोड़ देंगे। आरजेडी का जो एमवाई है, उस तिलिस्म को तोड़ देंगे, उसमें वो सेंध लगा लेंगे। जेडीयू का जो तिलिस्म है वो तोड़ देंगे, उसमें वो सेंध लगा लेंगे। और खैर, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक परसेप्शन ही है प्रशांत किशोर को लेकर कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आरजेडी तो कहती ही है। और बीजेपी के नेताओं के बयान अगर आप प्रशांत किशोर को लेकर सुनेंगे तो इसके थोड़े बहुत संकेत भी मिल जाते हैं। ये सवाल भी उठते हैं कि प्रशांत किशोर के निशाने पर आरजेडी और जेडीयू ही क्यों रहती है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर क्यों आती है उनकी फायरिंग रेंज में। तो ये सारे सवाल है। देखिए, कोच बनना और प्लेयर बनना दोनों में बहुत अंतर होता है। नारे गढ़ना और खुद चुनाव लड़ना, खुद राजनीति में आना, ये कोशिश बहुत लोगों ने की है। और कम से कम अकेले चलने की बात तो आजकल कोई कर नहीं सकता कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। ये संभव नहीं है। बिहार जैसे बड़े राज्य में बहुत लोग, जैसे बहुत सारी चर्चाएं होती है कि केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का उदय इसी तरह से हुआ। देखिए, दिल्ली और बिहार में बहुत अंतर है। बिहार की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, बिहार का एक बड़ा हिस्सा गांव का हिस्सा है। बिहार में जातीय समीकरण दिल्ली में शायद उतने प्रभावी नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जातीय समीकरण उतने बड़े फैक्टर नहीं है, फैक्टर होंगे लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन बिहार में तो जातीय तिलिस्म है, जाति का तिलिस्म है, जातीय फैक्टर है। और जो कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि आरजेडी के एमवाई समीकरण को तोड़ दें, सीटें चाहे जितनी आई हो, हार हुई हो या जीत हुई हो, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो नहीं छिटका है जितना मैंने देखा है हाल के वर्षों में। तो प्रशांत किशोर उसमें सेंध लगा लेंगे, ये आसान नहीं है। तो ठीक पार्टी उन्होंने बना ली है, कई लोगों को अपने साथ जोड़ा है। अब आरजेडी से ही वो देवेंद्र यादव जैसे नेता को ले गए हैं। देवेंद्र यादव केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। देवेंद्र यादव बड़े नेता रहे हैं, लेकिन देवेंद्र यादव की प्रासंगिकता आज की तारीख में क्या है? वो जेडीयू से ही ले गए हैं मुनाजिर हसन को। मुनाजिर हसन सांसद रहे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके सेकंड राउंड में भी आऊंगा। आप अभी इसको यहीं पर हम एक आध दो लाइन में समाप्त यदि आप कर सकते हो तो करिएगा। मैं अरुण कुमार जी जुड़े हमारे साथ, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। और मैं आगे बहुत धन्यवाद सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे बढ़ने के पहले एक जो है इसको लेकर जो
पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, उसके मुतालिक एक बयान है, वो मैं सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये है बयान, ये आरजेडी की उसकी पहले से बनी इनकी हुई तरफ है। से है, आपके नीतीश कुमार की पार्टी की, उनके ये प्रवक्ता। बिहार है, यहाँ कोई हेर फेर पकड़ा जाता है। ये है जन स्वराज पार्टी, ये कागजात है। सिख, देखिए इसका विज्ञप्ति किसमें छपता है, जरा देखिए इनका, सिख टाइम्स। हम तो ये अखबार पढ़ में नहीं किए अभी तक। ये कागज कहाँ से आया? बता रहे हैं ना, इसमें हर एक राजनीतिक दल में जब राजनीतिक दल बनता है तो एक विज्ञप्ति जारी होती है कि आपको अगर इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप भेजिए। तो ये सिख टाइम्स में 8 अगस्त 2022 को, कौमी पत्रिका, ये भी हमने सुना है भाई, हमने पढ़े हैं, 9 अगस्त 2022 को, और इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब नियुक्त हो चुके हैं। ये तो ऐसी दुकान चलाने के लिए सब चल रहा है बात। जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारी एसके मिश्रा, साईं बाबा अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली। दूसरा है कोषाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, ग्राम पिपरपाती, प्रखंड बनियापुर, जिला सारण। लेकिन हमको लगता है कि प्रशांत जी को और हम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बेचारे गांव कभी कभी आते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम नरेश बाबू, जो आनवा हाई स्कूल में अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। ये हैं इनके कोषाध्यक्ष। हमारे जो स्रोत है उस गांव से, उनका कहना है कि राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ये अपना कुछ काम करते होंगे दिल्ली में, लेकिन इनका पता इन्होंने बनियापुर का दे दिया। ये कभी कभी अपने परिवार के शादी विवाह समारोह में आते हैं, ऐसे गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, दिल्ली उल्ली में रहते हैं। दूसरा है विजय साहू, 31-1 डी ब्लॉक, मेन रोड हाउस, पश्चिमी मार्ग, बसंत विहार, दिल्ली। जब आपने आपत्ति मांग लिया, मैंने किसी को आपत्ति है, इसका तो 2022 आपत्ति अगर है तो दीजिए, 2022 से भी निबंधन हो गया ना, मतलब पार्टी बनी हुई है जन स्वराज पार्टी। तो यही है आवश्यक सार्वजनिक सूचना, सर्वसाधारण को सूचित किया था कि राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी दल के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है, जिसका कार्यालय हेली रोड दिल्ली में है। खेत खलिहान का नया पार्टी है, ये हेली रोड दिल्ली में है। ये जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता क्या बना रहे, तो पार्टी पहले से बनी हुई है। उनका अपना जो आरोप है वो आरोप मर रहे थे, लगा रहे थे। नहीं सर, जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका दावा है और दस्तावेज भी उन्होंने दिखाए, चूंकि मैं बात कर रहा था उनसे। प्रशांत किशोर आज जिस पार्टी के नाम का ऐलान कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी उन्होंने आज बनाई है, उसका ऐलान उन्होंने किया है जन स्वराज के नाम से पार्टी 2022 में। इसी का दस्तावेज वो दिखा रहे हैं नीरज कुमार कि पार्टी पहले से बन चुकी है 2022 में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही तो है कि उनका अपना आरोप है। और साथ में अब हमारे साथ जुड़े हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी भी जुड़े हैं। अरुण जी, अच्छा शायद मुझे लगता है लाइन उनसे कट हो गई है। संजीव सर, क्या इस पूरे मसले पर, मामले पर आपकी क्या राय होगी? क्या आप देखते पाते हैं जो बिहार जिस तरीके की एक जातीय, भी हमारे अभिषेक जी ने भी बात कही, ओवरऑल क्या ये जो प्रयास है पीके का, कैसे देखिएगा? हमने जो ब्लेम यही निकलते रहे कि वो तो बीजेपी की बी टीम है और उसी के तहत सब कुछ है, उसको जो वहां साधना है मोदी जी या जो बीजेपी की जो वो है राजनीति, उसको साधने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपकी अपनी ओवरऑल इस पे राय क्या है संजीव सर? संजीव सर देखिए, मैं बी टीम की तरह से, आवाज मेरी मिल रही है? हाँ, मिल रही। मैं इसको बी टीम की तरह से देखने की बजाय ऐसे देखूंगा कि एक पॉलिटिकल परिघटना है। और कई बार हमारे ही मित्रों में से कुछ लोग ये बात कर जाते हैं कि एक रूपम लड़की आई थी और उसने काफी सेवरले जो गाड़ी आया करता था कार का, उसके विज्ञापन की तरह विज्ञापन किया था, आ रही है टाइप से, और वो ब्लैक और बड़ा अलग स्टाइलिश, उससे तुलना करते हैं। तो वो उससे भी तुलना किया जाना नहीं चाहिए। भाजपा कई पार्टियों की सेवा देने के बाद, कई पार्टियों को सेवा देने के बाद, मोदी जी को सेवा देकर, भाजपा को सेवा देकर, कांग्रेस को सेवा देकर, पंजाब में, बंगाल में, कई जगह
तो मूलतः ये चुनाव मैनेजर के तौर पे प्रशांत जी रहे हैं और इनकी आकांक्षा राजनीतिक थी। राजनीतिक ये थी इसलिए भी जदयू ने इनको उपाध्यक्ष बनाया था। आकांक्षाएं और बढ़ गई होंगी तो जदयू से बाहर हुए। उन्हीं राजनीतिक आकांक्षाओं को आकार देने के लिए आप कहिए कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुख किया। इसको और ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक मैनेजर एक दौर में जब नेता हुआ करते थे, राजनीति किया करते थे, अपराधियों से मदद लिया करते थे। बाद में अपराधियों की आकांक्षा हुई कि अब हम भी नेता बने। पूंजीपतियों से मदद लिया करते थे, बाद में पूंजीपतियों की आकांक्षा हुई कि हम भी नेता बने। ऊपरी सदन से लेकर निचली सदन तक चीजें बदली। मैनेजरों को लगने लगा, और कई तरह के, अब आईपैक की तरह कई तरह की संस्थाएं हैं जो मैनेजिंग का काम करती हैं। इनको ये एक मुगालता हो गया कि ये जो नेता हैं इनकी भूमिका नहीं है, हमारे आंकड़ों की भूमिका है, हमारे कैलकुलेशन की भूमिका है, हमारे नारों की भूमिका है। मैं डे वन से प्रशांत किशोर के इस अहम को लेकर के, इस तरह की व्याख्याओं को लेकर के, या इस तरह की व्याख्याएं जो हमारे साथियों के बीच से भी करते रहे, उनको खारिज करने की करता रहा हूं। वजह साफ है, जब आप मैनेजर ही नेता हो जाएगा तो लालू प्रसाद जी क्या करेंगे? लोगों ने कहा 2015 में इन्होंने सब कमाल कर दिया, दोनों को मिला भी दिया, नीतीश जी को और लालू जी को। प्रस्ताव दे सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन राजनीति का काम राजनीति करता है। लालू जी और नीतीश जी के साथ आने के बाद हम जैसे कुछ लोग शुरू से ही कह रहे थे कि क्लीन स्वीप इनके तरफ जाएगा। वो समीकरण ही ऐसा है बिहार का। तो वैसे में एक श्रेय इन्होंने लिया, तो बिहार हो, गुजरात हो, देश की सरकार के तौर पे जो मोदी जी को प्रोजेक्ट इन्होंने किया, तो एक भ्रम हो जाता है। तो ये भ्रम मैनेजर को हुआ। तो जैसे अपराधियों को लगा कि हम भी नेता हो सकते हैं, अपराधी पहुंचे सदनों में, वैसे ही मैनेजर साहब को भी लगा कि हम भी पहुंच सकते हैं, हम भी राजनीति कर सकते हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं, करने का अधिकार है। अब सवाल है असर का। बहुत सारी चीजें सामने आ गई, नीरज जी कह रहे हैं वो क्या सामने ला रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये तय था कि जन स्वराज पार्टी और बहुत सारी बातें जो ये राजद से अलग, जदयू से अलग होने की बात करते हैं। अब आपके पास राजद वाले देवेंद्र यादव ही मिलते हैं आपको। वैसे कुछ भी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी तो बहुत से पॉलिटिकल बेरोजगार होंगे जो पॉलिटिकल बेरोजगार जाएंगे। देवेंद्र जी बहुत कोशिश, देवेंद्र जी राजद से टिकट की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। संजीव सर, अगर अरुण जी आप अगर रुक सके थोड़ा सा, अगर कहीं कुछ बन जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेम आपका लगातार वो शेक हो रहा है। यदि कहीं गाड़ी हल्की सी आप रोक के एक तरफ थोड़ी देर बात कर सकते हैं, यदि संभव हो तो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। जी संजीव सर। रामबली सिंह, अब रामबली सिंह की पूरी कहानी ये रही, वो उन्होंने अति पिछड़ा अभियान चला रहे थे। मेरे भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं और मैं बहुत, लेकिन वो भी हुआ क्या, वो चूंकि अब वो कोर्ट में लड़ रहे हैं अपनी सदस्यता की लड़ाई, वो भी बैठे थे। तो ये तमाम लोगों के साथ आप काम, लेकिन किसको लेके कर रहे हैं, क्या बदलाव लेके आप आ रहे हैं? जिस नौमी फेल की बात करते हैं उसी नौमी फेल को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। तब अब हमारे सामने, मैं जल्दी में बात ये करूं कि दो विषय की, इनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा और इनकी राजनीति क्या होगी। तो संजीव सर, आज तक मैं राजनीति नहीं तलाश पा रहा हूं। जिस दिन आप नागरिक हुए उस दिन भारत के पीएम भी हो सकते हैं। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह तय किया, बहुत उसके पहले से, हालांकि आजादी के बाद हम लोगों ने मांग पहले से हो गई थी, लेकिन आजादी के बाद ये तय हुआ कि ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमें मिले, यानी जो वोट देगा, वोट देने का अधिकार सबको होगा। तो पढ़ने लिखने की क्या बात थी? और क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर क्या था, यदि तेजस्वी जा रहे थे, चलिए वो भी अलग बात है। तो जिस दिन ये बात कर रहे थे कि नौमी फेल और प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही किया था, तो सवाल था कि भारतीय डेमोक्रेसी पर ही सवाल खड़ा कर रही है पार्टी। आप चुनाव वोट देने के अधिकारी हैं तो पीएम सीएम बनने के अधिकारी हैं। तो इस एक तो ये, दूसरा आप अल्टरनेटिव बड़े विजन क्या लेके आ रहे हैं? 5 चीजें ये कह रहे हैं, 5 में से 3-4 चीजें नीतीश जी और आरजेडी दोनों जगह से उधार है, ली गई है। एक ही बात कह रहे हैं, वो है फैक्ट्रियां जो बंद हो गई हैं बिहार की, उन फैक्ट्रियों को सामने लेकर के आएंगे। तो वादे भी कोई
क्लियर नहीं, राजनीति बहुत साफ नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दों पे, जाति गणना के मुद्दों पे, रिजर्वेशन के बढ़ने के मुद्दों पे बहुत सीधे सीधे बात करते नहीं दिखाई पड़ते। अब जो इनके साथ लोग दिखाई पड़ते हैं गांव में, ठीक है, ये दलित बनाया इन्होंने एक चेहरा, एक आईएएस आईपीएस, और ये सब बातें करना, और ये एक अनपढ़ डिप्टी सीएम या तेजस्वी के कथित इनके हिसाब से अनपढ़, इनके हिसाब से नौवीं फेल अनपढ़ की तुलना में आप आईएएस आईपीएस के लाकर सामने रखेंगे, वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स ऐसे आपकी पार्टी का भी तो है ही, लेकिन आपके साथ फिर भी लोग और कौन दिख रहे हैं मनोज दास के अलावा या मनोज भारती के अलावा? ज्यादातर अपर कास्ट, अभिषेक जी तो गांव और हर जगह संपर्क रखते हैं, ज्यादातर इनका वोकल प्रवक्ता और इनके साथ वाला अपर कास्ट है। तो क्या बिहार की राजनीति अब तैयार है जगन्नाथ मिश्रा की ओर जाने के लिए? क्या बिहार की राजनीति अब अति पिछड़ा और दलित की ओर न जा करके? तो ये सब के बीच अब इनका तीर दिखता है आरजेडी पर, निशाना लगेगा संजीव सर जदयू को। ये मुझे कुल मिलाकर के लग रहा है। 1000, 2000, 5000 वोट कहीं लाए, 5000 बहुत होता है वोट सर, विधानसभा में 5000 ले आएंगे तो मैं ये नहीं कहता कि 2-4 सीटें नहीं निकाल सकेंगे। जब देवेंद्र यादव का चेहरा होगा, या कोई ऐसे ये मंगनीलाल मंडल की बेटी का चेहरा होगा, या कर्पूरी ठाकुर की बेटी शामिल हो रही है, या ऐसे लोग 2-4-5 सीटें अपने बल पे लोग निकाल के ले आए तो अलग बात है, लेकिन परिवर्तन के आधार पे कोई बहुत सारा, तो मुझे लगता है ये 1000-2000 वोट भी जो काटेंगे वो निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, इसलिए कि जहां निगाह दिखा रहे हैं उसका वोट लगभग ये है, कंसोलिडेटेड है, माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण। तो जब तक मुस्लिम नहीं हटेगा, लालू जी अबद्ध है, लालू जी की पार्टी राजद जो है वो एकदम, उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यादव उनके साथ कंसोलिडेटेड है। 5-7%, देखिए अब तो डेमोक्रेसी है, 10% ले आए, 15% ले आए, पूरा ही हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी? तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। होगा कहाँ? होगा यदि जो मुस्लिम थोड़े बहुत जेडीयू की ओर जाते थे, जो वो हो सकता है कुछ मुस्लिम वहां जाएं, कुछ अति पिछड़ा जो यूएसपी है उनकी वहां से लेके आए, तो नुकसान की स्थिति में भले ही इस बार नीतीश जी अपने को बचा ले गए, हम सबके विश्लेषणों से लेकर तमाम चीजों को होता है, वो चुनाव ऐसा ही होता है, लेकिन वो सबसे वल्नरेबल अभी भी नीतीश जी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत का फैक्टर नीतीश जी को थोड़ा सा यदि कहीं डैमेज करेगा तो डैमेज कर सकता है। संजीव सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन नीतीश जी को डैमेज करेगा। बिलाल सर, क्या आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे की कहानी क्या है? अगर नीतीश कुमार का कमजोर होना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आजिज आई हुई है, क्या उसको फिर उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता? क्योंकि जिससे बीजेपी तो हमेशा ऐसी पॉलिटिक्स करती है कि जहां जिसका भार होता है वो उसको उस तरीके से सब पिकअप उठा लिया करती है। तो क्या उस तरीके से हम देखें कि वो विकल्प के तौर पर खड़ी है, जो हम थोड़ा सा आशंका व्यक्त कर रहे हैं? ठीक है कि पीके अपनी तरीके से राजनीति करते हैं, वो करते आए सारी चीज, लेकिन जो संसाधनों का जिस तरीके से पूरा दिखाया, अभिषेक जी ने कहा कि एक बहुत वेल मैनेज्ड शो उनका रहा है, तो कहीं कुछ दांत में काला कुछ देखा जा सकता है, माना जा सकता है? आपकी अपनी राय। देखिए संजीव जी, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम सब लोग पृष्ठभूमि तो जानते हैं कि वो एक मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी पे आते, लेकिन उस पॉइंट पर आने से पहले मैं 2024 के चुनाव के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने एक भविष्यवाणी की चुनाव के समय, जब योगेंद्र यादव ने पूरे देश के चुनाव का खाका खींचा था और उस चुनाव को भांपने में वो कामयाब रहे थे एज ए सेफोलॉजिस्ट, और खुद एक पॉलिटिशियन हो गए आज वो जी। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, वो हम सब लोगों ने देखा। और उनके ही पैरेलल जब प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव को लेकर जो प्रेडिक्ट किया था, वो प्रेडिक्शन भी हम सब लोगों के सामने है कि वो किस हद तक गलत साबित हुआ। और ये बात तब मैं कह रहा हूं कि जो शख्स पिछले 2 सालों से बिहार में घूम रहा था,
सड़क सड़क, गांव गांव, गली गली, उस शख्स ने बिहार के बारे में तो कोई प्रोडक्शन किया नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रोडिक्शन किया था, जो उनका गलत साबित हुआ। अपेक्षा ये की जा रही थी कि जहां आप घूम रहे हैं, जिस पार्टी की आप रास्ता तलाश रहे हैं, जिस पार्टी का आप एक सपना देख रहे हैं, जिस पार्टी को आप धरातल पे खड़ा करना चाहते हैं, उस राज्य की क्या नब्ज है, उसके बारे में आपको एक घोषणा करनी चाहिए। तो ये तो प्रशांत किशोर जी की एक वास्तविकता है, जिसके बारे में मैं इसलिए इसको इस वक्त डिस्कशन में लाया हूं, ताकि ये साबित हो जाए या ये कम्युनिकेट हो जाए जनता को कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही वो ओवर कॉन्फिडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, बल्कि जबकि पॉलिटिक्स एक बड़ी टेढ़ी खीर का नाम है। मेरा मकसद कहने का ये है। मैं भी अभिषेक और ने कहा अब कि देखिए, कोच आप खिलाड़ी होना और कोच होना और बात है, और खेलना मैदान में और बात है, दोनों चीजें फर्क है जी। तो इसीलिए मैंने इस पूरे परिदृश्य को रखने की कोशिश की। और अब जो उन्होंने जन स्वराज पार्टी का आज घोषणा की है, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा किया। देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात कहने की, बिल्कुल है। पार्टी बनाने का सबको अपना अधिकार है, नए नए प्रयोग करने का सबको अधिकार है। गुलजार साहब ने एक गीत लिखा था कि जंगल जंगल पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो वास्तव में प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति के मोगली है। एक शुरुआत है और वो एक कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति का जो ताना बाना है, बिहार की राजनीति की जो सिफत है, बिहार की राजनीति का जो मिजाज है, वो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि जिसके बारे में बहुत ही सीजन्ड लोग भी प्रिडिक्शन करते हुए घबराते हैं। तो जितने टर्न एंड ट्विस्ट बिहार की राजनीति में, वो अपने आप में बताते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड कि जिसे बिहार के लोग भी अच्छी तरह नहीं समझ पाते। बाहर का आदमी तो क्या उसके बारे में प्रिडिक्शन करेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि कोशिश कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर को वो खड़ा करना चाहते हैं, कहां से वो फाइनेंस हो रहे हैं, किस पैटर्न पे वो पार्टी को ले जाना चाहते हैं, किस तरह के वो अभी तक बातें करते आए हैं। और कहिए कि आरजेडी तो उन्हें प्रशांत किशोर पंडित जी कहती है। आप समझिए वो कहां पे कहती है। वो कहते हैं प्रशांत किशोर शुक्ला जी हैं वो। तो वो अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर प्रशांत किशोर जी जेडीयू को घेरने की कोशिश में अगर लगे हुए धरातल पर, माइनॉरिटीज के संपर्क में है, तो उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लाइन पहले ले लिया कि तो पंडित जी है। अब बिहार में पंडित जी का मतलब, शुक्ला जी का मतलब आप समझते हैं राजनीति में जातीय समीकरण से क्या होता है। वही जिस तरह संजीव सर ने कहा ना कि जगन्नाथ मिश्र जी का दौर वो उसका इंडिकेट कर ही रहे हैं वो जी। हाँ, और अब आप ये देखिए कि फिर जब भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मैसेज बिहार के अंदर ये भी फ्लोट होता है कि साहब नीतीश बाबू को भी ऐसी घेरने की कोशिश है जिस तरह से एक शख्स ने वहां पर मोदी जी के हनुमान बन के घेरने की कोशिश की थी। तो अभी वो बिहार की राजनीति में खिलता हुआ फूल है और उनको वहां की राजनीति की जो धूप की जो तेजी है उससे वो वाकिफ नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं और उनकी पत्तियां कब झुलस के गिर जाएंगी ये उनको भी अंदाजा नहीं है। जेडीयू भी अच्छी तरह समझती है कि वो किस तरह उनको टारगेट कर रहे हैं। आरजेडी भी उनको अच्छी तरह समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई स्पेस देने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं लोग कहते हैं कि वो केजरीवाल है। एक समय में मैंने ये ट्वीट किया था 2-2.5 साल पहले, रिकॉर्ड पर है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मैं प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीति का मोगली कहता हूं, जो नया नया खिला है चड्डी पहनकर। ठीक, बिल्कुल आप अपनी व्याख्या है। विषय का उन्होंने आज अनाउंसमेंट अभिषेक किया है कि जो 25 तक नहीं रोकना है, जो विधानसभा के चुनाव 2025 में, वो 24 में ही फैसले की बात करी उन्होंने। जो अपना मैंने उनका भाषण सुना देखा, और 24 में वो ये कह रहे हैं कि जो 4
उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के जो सीटों के लिए 4 उपचुनाव होना है, उसमें हम अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या कुछ दम है, कुछ कहीं कैसी स्थिति है वहां? क्या वहां भी वही सब जो अभी संजीव सर ने कहा कि 2-4-5,000 वोट, और वैसे विधानसभा में 2,000-3,000 वोट, 1,000 वोट बहुत होता है, कभी कभी बहुत जो नजदीकी फैसले होते हैं। तो क्या खेल बिगाड़ने वाली स्थिति होगी, क्या होगी, क्या देख पा रहे हैं अगर हम उपचुनाव के संदर्भ में बात करें, शीघ्र होने वाले हैं? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो सीटें हैं रामगढ़, वो सीटें हैं तरारी, वो सीट है इमामगंज, और वो सीट है जहानाबाद की बेलागंज सीट है, जहानाबाद इलाके की बेलागंज सीट है। देखिए, रामगढ़ आरजेडी का गढ़ है, वहां से आरजेडी के विधायक थे सुधाकर सिंह, जो अब बक्सर के सांसद बन गए हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर वहां कोई आरजेडी का खेल वो खराब कर पाएंगे। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े प्रभावी नेता हैं, उन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे। और जो जानकारी अभी तक मेरे पास है, जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे यानी सुधाकर सिंह जो बक्सर के सांसद बन गए हैं, उनके भाई रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर का यहाँ कोई जादू चल पाएगा, ये मुश्किल लगता है। इमामगंज जीतन राम मांझी की सीट है, जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनाव लड़े थे और वहां भी लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होनी है। वहां आरजेडी का कोई उम्मीदवार होगा और दूसरी तरफ से जीतन राम मांझी के परिवार से कोई उम्मीदवार होगा। तरारी सीट सीपीआईएमएल का गढ़ माना जाता है, सीपीआईएमएल वहां से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन खेल खराब करने वाली स्थिति नहीं है। और बेलागंज सीट खासकर, देखिए बेलागंज सीट पर लड़ाई कांटे की कही जा रही थी कि कांटे की लड़ाई होती। एक तरफ सुरेंद्र यादव जो विधायक थे वहां से, जो अब जहानाबाद के सांसद बन गए हैं, तो उनका गढ़ माना जाता है। और जेडीयू वहां से अपना उम्मीदवार उतारने वाली थी, उतारेगी भी अगर उपचुनाव होगा तो। अभी तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, तो कहा जा रहा था कांटे की लड़ाई होगी जेडीयू आरजेडी के बीच। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने आरजेडी का ही काम आसान कर दिया। उन्होंने एक बयान दिया किसी खास जाति को लेकर, और जेडीयू के अंदर ही उस जाति को लेकर जो जाति के नेता हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भूमिहार जाति एक बयान उन्होंने दिया। और दिक्कत है हाँ, यादव बेलागंज की जो सीट है या उस इलाके की जो सीट है, यादव और भूमिहार जाति का गढ़ माना जाता है उसको। तो यहाँ तो आरजेडी का काम आसान हो गया, और आसान हो गया है अशोक चौधरी के बयान से। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर खेल खराब करने वाले हैं। आरजेडी रामगढ़ और बेलागंज सीट पर आरजेडी का पलड़ा भारी है, तरारी में सीपीआईएमएल का पलड़ा भारी है, और एकमात्र सीट है इमामगंज जहां जीतन राम मांझी का प्रभाव है। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। तो प्रशांत किशोर की इस उपचुनाव में बहुत बड़े फैक्टर हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव करीब आएगा तो संजीव चंदन सर से मैं बहुत सहमत हूं, 200% सहमत हूं। वो नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं, आंशिक रूप से भी अगर कर रहे हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड का नुकसान कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो सेंधमारी है, अति पिछड़ा वोट बैंक, जो नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है, महिलाओं का वोट बैंक, शराबबंदी के नाम पर, साइकिल योजना के नाम पर, पोशाक योजना के नाम पर, तो उसमें प्रशांत किशोर सेन लगा पाएंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर विकल्प बिहार का नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर विकल्प किस चीज का है वो हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर रखा है कि बहुत निर्ममता से हम अपने विधायकों का टिकट काटेंगे। जिन विधायकों का परफॉर्मेंस या जिन विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी पिछड़ी है लोकसभा चुनाव में, तो जिन विधायकों को लगता है या जिन नेताओं को लगता है कि वहां दाल नहीं गलेगी, तो चलिए एक नया विकल्प सामने आ गया, तो उस तरफ जाएंगे। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, नेता पिस रहे हैं। जिनको टिकट कटता हुआ नजर आएगा, जिनको ज्यादा घुटन महसूस होगी जेडीयू में, उनके लिए प्रशांत किशोर विकल्प है। तो बिहार नहीं बदलने जा रहा है अभी तत्कालिक तौर पर। तो मुझे यही लगता है विकल्प ऐसे नेताओं का है जो अपना ठिकाना तलाशते हैं। चुनाव में रवायत है, परंपरा है कि भाई उनको नया ठिकाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर एक ठिकाना, एक विकल्प बनकर आए हैं वैसे नेताओं के लिए। जी बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। एक नया काउंटर वो खुलेगा, जैसा होता है कि हम बसपा को देखते हैं। बसपा भी ऐसे ही है कि बसपा जब कहीं से कोई सब निराश होते हैं तो वहां उस काउंटर पे जाइए और टिकट ले लीजिए।
संजीव सर, एक जो नीतीश कुमार जी को, जो अभी अभिषेक जी ने भी कहा और हमने वो नीरज कुमार जी को भी सुना, पीड़ा तो है, दिक्कत तो है कि जेडीयू को नुकसान जो हो सकता है कर सकते हैं वो करेंगे। तो जो नीतीश कुमार जी का जो राजनीति करने का तरीका है, अंदाज है, क्या आप देखते या पाते हैं? क्या वैसे भी बहुत बार चलता है, बार बार खबरें आती हैं कि वो चचा कब पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा, और किसी को कोई भरोसा नहीं है। हमने लालू जी की पार्टी को देख चुके हैं, मोदी जी ने देखा, मोदी जी ने उसको भोगा, फिर वो साथ हो गए, सब चीजें हैं। तो अब इस जो परिप्रेक्ष्य है ताजा, इसमें क्या उनकी राजनीति हो सकती है, क्या करवट ले सकती है? जो 2025 उन्हें भी चिंता है कि ये किन प्रकरण हो, तो एक ही चीज है कि मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। इस संदर्भ में यदि हम देखें या लें, तो उस संदर्भ को लेते हुए देखते हुए क्या आप इस पे आपका विश्लेषण है, संजीव सर? देखिए, इस नई परिस्थिति में प्रशांत किशोर के आने से अभी प्रशांत किशोर परिस्थिति भी है कि नहीं, ये सवाल आज के कम से कम निश्चित आज की लॉन्चिंग है उससे वे बन गया है। और जो अभिषेक जी बता रहे हैं, जो और भी स्रोत से खबरें हैं, दावे तो उनके बहुत थे ना कि एकदम से भर देंगे, और तो उस तरह से तो मुझे नहीं लगता। कितना अभिषेक जी, मेरा अंदाज है कि वहां लगभग 30 से 40,000 लोग होंगे, या इतना भी नहीं होंगे। तो ये और 5,000 का मंच ही कहा जा रहा है कि 5,000 लोगों के बैठने का मंच बनाया जा रहा था, जो 3 साइड से मंच है, और उस पर उतने लोग बैठेंगे जो नेता कहलाएंगे उनके, या जो अलग अलग जगह। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इतना बड़ा मेगा शो की कल्पना थी और वो हो नहीं पाया। और संसाधन बहुत हैं, ऐसा भी नहीं था कि सीपीआई एमएल के कैडर आ रहे हैं। बसपा से इनकी तुलना नहीं हो सकती सर, पहले मैं उसको थोड़ा सा, आपने जो कहा बसपा के कैडर है, टिकट एक टिकट की बात की, उस काउंटर में टिकट मिल जाता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर इधर उधर भी हो लेते हैं। जी, लेकिन फिर भी बसपा है, तो खैर जी। तो ये परिस्थिति भी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर भी मान लिया कि ये परिस्थितियां हैं, दूसरी और भी चीजें हैं। तो देखिए, नीतीश जी और जिधर भी रहते हैं, यदि बीजेपी के साथ हैं तो आरजेडी से उनका मार्जिन बहुत बड़ा है, या इंडिया गठबंधन से मार्जिन बड़ा हो जाता है। उस मार्जिन को लोकसभा में तेजस्वी ने बहुत हद तक कम किया, 20%, 21% की मार्जिन को 9% पे ला दिया। इसीलिए हमने लिखा था कि तेजस्वी इसके चैंपियन हैं, इस खेल के, माने इस बार के। भले ही सीटें कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन 9% तक मार्जिन को ला देना, और इस तरह से खास करके जब ये स्थिति थी। लेकिन जो लोकसभा में परिस्थितियां थी, जो लोकसभा के मुहावरे थे, जो लोकसभा के नारे थे, वैसा ही विधानसभा में नहीं होता है, वो अलग परिस्थितियों पे। इसलिए जब हम लोग उस समय बात करेंगे तो और कायदे से समझ पाएंगे कि कितना क्लोज कंटेस्ट बन पाएगा ये। राइट। तब जो मार्जिन है, उस मार्जिन में ये कितना किसको नुकसान देंगे, जो हम लोगों का आकलन है, और अभिषेक जी भी सहमत हैं, तो नीतीश जी को भी देंगे यदि, तो कितना कर देंगे, ये सवाल है। अब बिहार की पॉलिटिक्स में होने क्या जा रहा है आज की तारीख में, आगे क्या होगा पता नहीं। तो एक अंगड़ाई मुकेश सहनी ले रहे हैं फिर से अलग से, और एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ नाम भी है, अभिषेक जी को याद होगा, बताएंगे। वो कुछ नए तरीके से वो समीकरण बन रहा है, जिसमें बसपा भी शायद आ जाए और ओवैसी आ जाए, और कुछ ऐसी बात चल रही है। दूसरा समीकरण चिराग पासवान है। सबसे ज्यादा चिराग पासवान का तीर जो चलेगा वो मतलब मिसगाइडेड मिसाइल भी नहीं कह सकते, लेकिन वो चलेगा तो इधर तो करेगा ही। ये उनका टारगेट इस बार आरजेडी है। रियल यदि कोई लॉस करने देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सेकुलर पोजीशन लेने की कोशिश की उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले मामले में। उसी समय हमें समझ में आया था कि चिराग सपना अब कुर्सी का देखने लगे। तो उनका एक अपर कास्ट बेस है, उनके पिताजी के जमाने से बनाया हुआ। पासवान उनका एक वोट बैंक है, ये खुशनसीबी प्रशांत को नहीं है, कोई भी वोट बैंक उनके पास नहीं है। वो वोट बैंक बना रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का, जो नीतीश जी और लालू जी के 30 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उसका। और वो जो एंटी इनकम्बेंट जोन है, कंस्टिट्यूएंसी है, वो अपर कास्ट का है, जो इनके साथ आएगा ही नहीं। वो बहुत समझदार जगह है। तो वो नैरेटिव बनाने में भी और अपनी स्थितियों को देखने में भी तो बीजेपी के साथ ही होने वाला है। इनके पास वो सुविधा इनके पास है। तो वो और मुसलमान को कोशिश करके, तो ये डैमेज आरजेडी को करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा डैमेज उधर भी हो सकता है। तो आगे क्या होगा, लेकिन इतनी सारे पैकेट्स, इतने सारी स्थितियां खुल रही हैं।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी मैं किसी का कमेंट भी देख रहा था, तो कौन लोग आ गए हैं, रघुनाथ पांडे की बेटी भी आई है मुजफ्फरपुर से। तो अब सवाल है कि आप राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, आप जो है राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, आपके पास मात्र एक इंपॉर्टेंट वादा है, बाकी सब हवा हवाई है। आते ही हम शराबबंदी कर देंगे, इन्होंने कहा हम आते ही शराबबंदी कर देंगे और उस पैसे शराबबंदी हटा देंगे और उस पैसे से शिक्षा को फायदा होगा। यही बात तो नीतीश जी कहा करते रहे हैं। एक अपना निजी अनुभव शेयर करता हूँ सर, मैं बहुत दिनों में महाराष्ट्र में मेरी कर्मभूमि रही है, तो 2013 में एक यहाँ आयोजन करा रहा था पटना में, और वो स्त्रीवादियों का और एशिया के लगभग कई कुछ देशों से भी, कुछ जगहों से भी, ये महिला पत्रकारों का था और भी लोग। उस समय नीतीश जी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ और वो बयान था कि ये हम शराब नहीं बेचेंगे तो साइकिल कहां से देंगे। तो पता है हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीतीश जी को, हम लोग चाहते थे कि नीतीश जी आए, पहले भी 2-3 संस्थाएं मिलकर करा रही थी, हमारी संस्था थी स्त्रीकाल की, ऑक्सफैम लैब, तो वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीतीश जी को बुलाना अब ठीक नहीं है इस पे, क्योंकि स्त्रीवाद का मामला था, स्त्रियों का। और ये तो उस समय नीतीश जी शराब बेच रहे थे और शिक्षा दे रहे थे। अब वही चीज जो है उनसे ही उधार लेकर आप आ रहे हैं, आप ये करेंगे। तो आपके पास एक ही वादा है जो नीतीश जी और लालू जी पर आरोप है, और वो ये है कि इन लोगों के शासनकाल में बिहार से कई बड़ी फैक्ट्रियां, कई जैसे गुड़ारू चीनी मिल, जैसे रोसड़ा का चीनी मिल, ये सब जो है बंद हुआ। ये सब का एक वादा हमें वहां दिखाई पड़ रहा है। बाकी पंचायत नीतीश जी की यूएसपी है। वहां अति पिछड़ा को वोट बैंक मतलब उनको अवसर मिलके और उनका आरक्षण देने के बाद स्थितियां बदली हुई। तो आप कुछ पंचायतों के लेवल पे, तो उनके 5 वादों में से एक वादा ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। तो यही है, तो लेट अस वेट एंड वॉच कि बिल्कुल आगे बिल्कुल अभी हो सकता है ये बिखरे भी, सिर्फ फुटबॉल की भी स्थितियां अभी तो शुरू हुई है। यस तो मैं एब्सोल्युटली मैं सहमति चाहता हूँ, लेकिन हमने कहा चूंकि वो दल बना है तो चर्चा तो की ही जा सकती है। बहुत सारा पानी बहना है अभी, इतना सारा है, और कैसे करवट होंगी, क्या होंगी, सारी चीजें। मैं बिलाल सर एक सवाल आपसे करूंगा कि अंतिम वाक्य बस मेरा ये रहेगा, फिर भी जी प्रशांत किशोर परिघटना जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो इतने हल्के में ऐसे नहीं लेंगे, तो कोर्स करेक्शन जरूर होगा। यानी राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड लेकर के चलने लगी थी, अब मुसलमान उनके साथ बैठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जदयू में भी तो कुछ कोर्स करेक्शन होगा, तो ये अच्छा होगा, ये बिहार की राजनीति के लिए भला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, जी बिल्कुल कि कहीं ना कहीं उसके कारण जो चिंता की लकीरें तो हम देख ही रहे हैं, हमने पाया देखा। अभी जो अभिषेक जी ने भी वहां से जो जुड़ी चीजें बताई, या हमने जो जदयू की सुनी, या जो हम चाह रहे थे कि जो आरजेडी के प्रवक्ता भी अपना कुछ वक्तव्य दे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनका वो जो नहीं है, नेटवर्क समस्या कर रहा है, तो हो गया। बिलाल सर, हम ये जो बात चल रही है कि भाई जो नेता बनाने वाले, नेताओं को चमकाने बनाने वाले, और हम बहुत सारे राष्ट्र हैं भाई, लंबी फहरिस्त है। और जैसे अभी अभिषेक जी ने भी कहा था कि आपको कोच होना और बात है और ग्राउंड पे खेलना और बात है, इतनी लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में यदि ये जो मतलब नेता बनाने वाला नेता बनने चलता है, तो क्या क्या और क्या देख पाते हैं? खासकर प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारा उनके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन नजर जो आज का भी शो है, जिस तरीके का उनका एक था कि 1 करोड़ इतना और ऐसा और बाकी शो को लेकर 1 करोड़ तो उन्होंने उसका लिए कहा था कि हम ऐसे जुड़ के ऐसे दिखाएंगे, लेकिन बाकी भी शो ओवरऑल बहुत जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं निकल के आया। ठीक ठाक है, भीड़ ठीक, हम कह सकते हैं कि पहला जलसा है तो हम मान भी लें, चलिए ठीक है, लेकिन वो वहां उत्साह या जो एक वो होता है वो सब कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इस पे भी आपकी टिप्पणी सर। संजीव जी देखिए, मैंने इसीलिए बहुत ही एक रचनात्मक अंदाज में बात कही थी कि आपने कहा वो जी मोगली जी, हाँ, वो एक रचनात्मक अंदाज में थोड़ा लाइटर फॉर्म में यही कहा था। संदेश मेरा यही है भारत। देखिए, मौजूदा जो पूरे देश की जो राजनीति है और जातीय राजनीति, और इस वक्त उसका जो सोशल जस्टिस का जो नैरेटिव है,
जिसमें आरक्षण और आरक्षण की कैप हटाने की बात, पिछड़ों, अति पिछड़ों को सशक्तिकरण की बात और उनके उत्थान की बात, उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की बात। इस नैरेटिव मैं में जो बिलाल से मैं आपको रोकता हूं, मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा, क्षमा चाहूंगा। अरुण जी जुड़े हैं, अरुण जी से, क्योंकि हो सकता है बार बार वो जा रहे हैं आ रहे हैं, उनकी जो ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद जो नेटवर्क समस्या कर रहा है। अरुण जी, जो हुआ है इन सब पर कितना नुकसान, क्या आप इसमें नफा नुकसान की जो बात होती है कहीं कुछ लगता है आपको? हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, एक टिप्पणी जरूर आपकी हो जाए। मैं बिलाल सर से, आप सुन पा रहे हैं मुझे अरुण जी? सुन पा रहे देखिए हैं मुझे? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज जा जी रही है जी, आपको? हाँ आ रही, पहुंच रही जी। देखिए यह बिहार है और बिहार की जनता बहुत सजग है राजनीति रूप से, और राजनीति को बारीकी से वो समझते हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर पांडे की जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति और पीआर एजेंसी चलाना दोनों अलग अलग बात है ना। एक सेवाएं तो हमारे कभी ली गई साथी, है, आप कभी आप लोगों ने भी सेवाएं ली हैं कहीं, यार डायरेक्ट बिल्कुल वे में या इनडायरेक्ट वे में हुई हैं, सेवाएं तो ली गई हैं उनकी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सेवाओं का सवाल ही नहीं। खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने कभी नहीं सेवा लिया, और राष्ट्रीय जनता दल को सेवा की जरूरत भी नहीं है ना। इसलिए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ही काफी हैं हर मामले में, है ना। बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को वो भली भांति समझते हैं, है ना। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी इतने कम समय में लोकप्रिय अपने संघर्ष के बल पर वो हुए हैं, क्योंकि वो जन सरोकार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में, पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उस समय तो कोई पीआर एजेंसी चलाने वाले तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं थे। अकेले दम पर 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जो ये जोड़ी थी, एनडीए गठबंधन को धूल चटाने का काम किया। मात्र एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को 12,000 वोट ही कम आए। 5-7 एमएलए अगर और जीत जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। और आप लोग भी जानते हैं, देश भी जानती है कि किस तरीके से एनडीए ने महागठबंधन के 2 दर्जन उम्मीदवार जो जीत चुके थे, शासनादेश के बल पर हराने का काम किया। इसलिए यहाँ अब जन सरोकार की राजनीति चलती है, मुद्दों की राजनीति चलती है। तेजस्वी यादव जी ने पहली बार जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दों की राजनीति की, और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी आना पड़ा, और बिहार की जनता ने स्वीकार भी किया। तेजस्वी यादव जी की जन सरोकार की राजनीति पर मुहर भी लगाने का काम किया। तो इसलिए एक कहावत है गांव में, हम लोग खास करके बिहार में देहाती अंदाज में कहा जाए तो, बड़े बड़े नाग पड़े हैं ढोरवा मांगे पूजा। तो राजनीति रूप से बिहार में उनके जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस पाठशाला से वो सीख के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तो अपने दम पर राष्ट्रीय जनता दल से मुकाबला करने में वो जो है कभी भी दम नहीं है सामने खड़ा होने की, लड़ाई लड़ने की। तो आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो ये फिर अब प्रशांत किशोर की क्या वजूद है। तो अब देखने वाली बात है, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर तेजस्वी यादव जी को डैमेज करने के लिए अभी ये जो है कि संगठन इन्होंने बनाया है। अब तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी को भी 2014 में झूठ बोलने के लिए इसी प्रशांत किशोर पांडे ने सिखाया। एक अलग अलग सपना जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखाया देशवासियों को कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया करेंगे। एक लंबी झड़ी लगा दी थी, और जिसके अब जुमले में भी देश की जनता फंस गई। तो आज झेल रही है देश की जनता।
तो वही प्रशांत किशोर आज यहाँ तरह तरह का जुमला और सपना दिखा रहे हैं। तो बिहार की जनता है ना, बिहार की जनता तो इतनी सजग है और इतनी राजनीतिक रूप से अब हर चीज को समझती है कि उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है। तो ये प्रशांत किशोर की किस खेत की मूली है? तो इसलिए अभी तो इनको राजनीतिक रूप से बिहार की चौहद्दी का जो है कि एक हिस्सा भी पता नहीं है। तो यही बात है। तो अब कहाँ से इनको साधन मुहैया हो रहा है तरह तरह का, इतने कम समय में किस तरीके से ये तो वर्कर को प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कई जगह तो अब सुनते हैं पेमेंट भी देते हैं। ये तो राजनीति जगत में राजनीतिक पहला संगठन होगा जो अब कार्यकर्ताओं को वेतन के आधार पे भर्ती करने का काम कर रही है जन स्वराज संगठन। तो बहुत सारी बात है। तो हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए अब ठीक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो अगर चुनाव आयोग से आप मांगेंगे तो देश में ऐसी ऐसी संगठन 3000 के आसपास है। तो उसमें अब एक जो है कि प्रशांत किशोर पांडे का भी संगठन जुड़ गया है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और जगजाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य से इनके द्वारा संगठन निर्माण कराया है, भली भांति सब लोग जानते हैं। ठीक है जी अरुण जी। मैंने जो बात कर रहा था, मैं तो इस वे में कर रहा था कि आपने काम किया, आप लोगों के मुख्यमंत्री रहे जो नीतीश कुमार साहब हैं, उसकी अगुवाई वाली सरकार में थे, डिप्टी सीएम। तो मैं उस एंगल से कह रहा था परोक्ष अपरोक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं होता ही है, सरकार में रहते तभी भी कहीं जो आपस के तार हैं वो जुड़े हुए थे पीके से। तो उसमें कहा आप सीधे नहीं जुड़े थे। बिलाल सर आप टिप्पणी कर रहे थे, आप उसको कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कह रहा था संजीव जी कि जो मौजूदा राजनीति का जो नैरेटिव है, जो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो जिस तरह से हालात बदले, सोशल जस्टिस के डायमेंशन पे जिस तरह से राजनीति गई है, और खासतौर से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, नीतीश बाबू, चिराग पासवान, आपका अखिलेश यादव, ये जिस तरह से उस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को क्षेत्रीय दलों के रूप में राज्य के स्तर पर करते हैं, वो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव है भारतीय राजनीति। और एक समय ये भी होता था कि साहब केजरीवाल कहा जाता था, तो केजरीवाल ने तो खैर एक फिनोमिना अपने आप को पॉलिटिक्स में कई बार प्रूव भी कर दिया और अपनी पॉलिटिकल एबिलिटीज को साबित भी कर दिया कि केजरीवाल क्यों है, उनके अंदर जो पॉलिटिकल स्मार्टनेस है। साथ ही साथ मैं इसको इसी तरह से मानता हूं कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कहीं और से हवा मिल रही है, और केजरीवाल जी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने जगन्नाथ मिश्रा जी की बात की थी, तो जगन्नाथ मिश्रा जी की राजनीति का भी एक बहुत बड़ा स्टेचर रहा है बिहार में, उनका भी एक बड़ा महत्व रहा है। तो मैं ये तो कहीं पासन भी नहीं है उसमें, तो अभी तो उनको बहुत सादी मंजिलें तय करनी है और बहुत सारे पड़ाव से गुजरना है। और मैं साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो जेडीयू और आरजेडी और एलजेपी की पॉलिटिक्स से उपजा हुआ जो रोष है, उसको ये कलेक्टिव इस्तेमाल करके एक सिविल सोसाइटी का फॉर्मेट को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करके किसी का टूल, किसी पार्टी की के लिए एक इस्तेमाल होकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कहीं तक भी मेरे हिसाब से बहुत समय चाहिए वहां की राजनीति में स्टेब्लिश होने के लिए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि वो बिहार की राजनीति के मोगली है, उनको बहुत ज्यादा भी अड़चनें उनके सामने आएंगी, और वो खिलता हुआ फूल है, और बिहार की जो राजनीति की जो तपिश है वो झुलस ना जाए उसमें कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज आप कर दीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगा। मैं दरअसल जगन्नाथ मिश्रा संदर्भ को क्लियर करना चाह रहा था। हुआ ये कि कांग्रेस ने लगातार 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए 80-90 के दशक के बीच में। उसके बाद कांग्रेस ने उठकर पानी नहीं पिया। मतलब
आज भी कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है बिहार में। 5 ब्राह्मण, मतलब अपर कास्ट था, 3 ब्राह्मण, 2 राजपूत मुख्यमंत्री थे। यहाँ कहा जाता है कि भूमिहारों का सीधे राजनीति में शासन नहीं रहा, सीधे भूमिहार शासन एकमात्र श्री कृष्ण सिंह का मुख्यमंत्री के तौर पे सेकंड सरकार भूमिहारों की रही। तो बिहार की राजनीति का इस सिलसिला ये है सर कि पहले यहाँ वर्चस्व बंगालियों का था, उसको कायस्थों ने रिप्लेस किया, कायस्थों को जो है भूमिहारों और ब्राह्मणों ने मिलकर रिप्लेस किया, फिर दौर आया यादवों का और अपर ओबीसी का। अब राजनीति का कोर्स जगन्नाथ मिश्रा या प्रशांत पांडे या किसी सवर्ण ब्राह्मण की ओर नहीं जाने वाला है। पूरा मास भी शिफ्ट हो चुका है और पॉलिटिक्स भी शिफ्ट हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने सोशल जस्टिस की बात की थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में, आप ही के कॉन्टेक्स्ट में, आप ही की बात को मैंने रखा था आगे। बिल्कुल। अब यहाँ के ब्राह्मणों को, भूमिहारों को और राजपूतों को दोयम, मतलब पीछे पीछे पॉलिटिक्स करना सीखना होगा। जगदानंद सिंह बनना होगा, लॉयल बनना होगा, रघुनाथ ये इवन जो चले गए रघुवंश प्रसाद सिंह बनना होगा। वो चाहेंगे कि वो सीएम हॉट सीट पे चले जाएं तो मुश्किल है, या हॉट सीट कोई ये कर दे मुश्किल। बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आपकी। बहुत जो तासीर है बिहार की, उस बिहार की तासीर में अब कोई इस तरीके से सेंधमारी संभव नहीं है। और जो अरुण जी ने भी कहा और बाकी आप लोगों से भी निकल कर आता है कि जो शैली है, या जो आप किसी के पीछे रहते हुए कोई आप तीर बन के उनके जो है चलना चाहे हो जाए, तो वो संभव अब नहीं दिखता है। और पीके जो कर रहे हैं, पीके को बहुत लंबा एक संघर्ष और एक बहुत लंबा सिलसिला यहाँ जमाना यहाँ देखना पड़ेगा, और उन सबके बीच भी इस तरीके की राजनीति संभव नहीं है। और जो लालू प्रसाद जी यादव हैं, या जो नीतीश कुमार का दल है, या और भी जो वहां की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। अच्छी और बेहतरीन चर्चा की संजीव जी आपका, अरुण जी आपका, बिलाल जी और अभिषेक जी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमारी समय निकाला। ये थी आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और रिश्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।